गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले टर्न पर हम sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं। नाउ वी कम टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। हम जानते हैं कि एक एस कक्षक व 3 पी कक्षक के संकरण के परिणाम स्वरूप 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। 1s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स px, py and pz hybridize to give 4 sp3 hybrid orbitals. See here, 1s orbital plus 1 px orbital plus py orbital plus pz orbital is equal to 4 sp3 hybrid orbitals. अब इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शन क्या है? ψ1, ψ2, ψ3, ψ4 4 संकृत कक्षक हैं जिनकी तरंग फलन है ψ1, ψ2, ψ3, ψ4। इनको बनाने में एस, px, py और pz के कोफिशेंट क्या क्या हैं? a1, b1, c1, d1 ψ1 के लिए, ψ2 के लिए a2, b2, c2, d2, ψ3 के लिए a3, b3, c3, d3 और ψ4 के लिए हैं a4, b4, c4, d4। तो अब हम इन संकृत कक्षकों को, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को किस तरीके से लिखेंगे? ψ1 इज इक्वल टू a1 phi s प्लस b1 phi px प्लस c1 phi py प्लस d1 phi pz हो गया। ψ2 लिखेंगे तो a2 phi s प्लस b2 phi px प्लस c2 phi py प्लस d2 phi pz। ψ3 लिखेंगे तो a3 phi s प्लस b3 phi px प्लस c3 phi py प्लस d3 phi pz और ψ4 सिमिलरली a4 phi s प्लस b4 phi px प्लस c4 phi py प्लस d4 phi pz। अब वही करना है हमें कि इन कोफिशिएंट्स के मान निकाल लेंगे। तो जब हम इन कोफिशिएंट्स के मान या वैल्यू निकाल लेंगे तो हम हाइब्रिड ऑर्बिट्स को, संकरित कक्षकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले नंबर 1 हम जानते हैं कि एस कक्षक गोलाकार सममिति का होने के कारण सभी संकरित कक्षकों में समान योगदान देता है। एस ऑर्बिटल इज ए स्फेरिकली सिमेट्रिकल, so it contributes equally in all hybrid orbits। यानी बराबर योगदान होता है कोफिशिएंट का स्क्वायर। कंट्रीब्यूशन इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट। तो हम जानते हैं कि a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 स्क्वायर इज इक्वल टू a4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। क्यों? क्योंकि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये सभी बराबर हैं, इसलिए a1 स्क्वायर हो या a2 स्क्वायर हो या a3 स्क्वायर हो या a4 स्क्वायर हो, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। तो स्क्वायर की वैल्यू 1/4, तो ये कोफिशिएंट a1, a2, a3, a4 ये कितने हो जाएंगे? √1/4 यानी 1/2। इस तरीके से हमने a1, a2, a3 और a4 की वैल्यू निकाली। कितनी निकाली? 1/2। a1 भी 1/2 है, a2 इज ऑल्सो 1/2, a3 1/2 और a4 1/2। अब हम चारों में से किसी एक तरंग फलन को, वेव फंक्शन को x अक्ष पर मान सकते हैं। तो हमने माना कि ψ1 जो है वो x अक्ष पर है। ψ1 इज ऑन x एक्सिस।
तो अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए पी वाई इसको बनाने में पी वाई और पी जेड का योगदान शून्य होगा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ पी वाई एंड पी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। कंट्रीब्यूशन ज़ीरो का मतलब कोफिशिएंट्स ज़ीरो होंगे। तो पी वाई का कोफिशिएंट क्या है? पी वाई का कोफिशिएंट है C1 और पी जेड का कोफिशिएंट है D1। तो C1 बराबर ज़ीरो और D1 बराबर भी ज़ीरो। C1 और D1 की वैल्यू आ गई। A1 की वैल्यू आपको मालूम ही है। अब यदि हम B1 की वैल्यू निकाल लें तो हम Ψ1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। B1 की वैल्यू निकालने के लिए हम लेंगे Ψ1 जो है वो प्रसामान्यीकृत है, नॉर्मलाइज्ड है। एक जनरल बात है कि जितनी भी वेव फंक्शंस हैं, तरंग फलन हैं, Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, वो सब के सब कैसी हैं? नॉर्मलाइज्ड या प्रसामान्यीकृत। और कोई भी दो वेव फंक्शन Ψ1 Ψ2 हो या Ψ2 Ψ3 हो, Ψ3 Ψ4 हो, Ψ1 Ψ3 हो या Ψ2 Ψ4 हो, ये सब एक दूसरे के लंब कोणीय या ऑर्थोगोनल भी हैं। तो चलिए पहले हमने लिया Ψ1 प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज्ड है, तो क्या हो जाएगा? Ψ1 का स्क्वायर d-tau, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इज इक्वल टू 1। ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ लिखा है इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं, आप जानते हैं प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है? साई स्क्वायर d-tau इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इज इक्वल टू 1। तो ये ज़ीरो बाय मिस्टेक यहाँ लिख गया है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 1। तो अब आपको क्या करना है कि Ψ1 स्क्वायर मतलब Ψ1 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब A1 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2, तो A1 का स्क्वायर हमने लिखा क्या? 1/4 प्लस B1 का स्क्वायर B1 निकालना है प्लस C1 ज़ीरो माना तो C1 स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो और D1 स्क्वायर भी ज़ीरो इज इक्वल टू 1। अब B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4 और B1 इज इक्वल टू √3/4 दैट इज़ √3/2। ये हमने B1 की वैल्यू निकाली √3/2। तो Ψ1 हम लिख सकेंगे। अब Ψ2 निकालने के लिए, Ψ2 के कोफिशिएंट निकालने के लिए हम ये मानते हैं कि Ψ2 जो है वो XY तल में है। Ψ2 इज इन XY प्लेन। तो क्योंकि XY प्लेन में है तो Z का कोफिशिएंट जो है वो ज़ीरो होगा। क्या है Z का कोफिशिएंट Ψ2 के लिए? देखिए Ψ2 के लिए Z का कोफिशिएंट है d2, तो हम कहेंगे d2 इज इक्वल टू 0। अब हम मान रहे हैं Ψ1 और Ψ2 आपस में ऑर्थोगोनल हैं। Ψ1 एंड Ψ2 आर ऑर्थोगोनल, लंबकोणीय। तो लंबकोणीय की कंडीशन लगा देंगे Ψ1 Ψ2 d-tau इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू 0, यानी 1 और 2 के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। तो A1 A2 प्लस D1 B2 प्लस C1 C2 प्लस D1 D2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए हम किस किस की वैल्यू जानते हैं? A1 A2, A1 कितना? 1/2, A2 कितना? 1/2, A1 A2 प्लस B1 B2, B1 की वैल्यू हमने निकाली √3/2 इंटू B2 प्लस C1 C2, तो C1 ज़ीरो हो गया तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, प्लस D1 D2 तो D1 भी ज़ीरो है, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 B2 इज इक्वल टू -1/4 और B2 इज इक्वल टू
-1/4 इंटू 2/√3 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 2। B2 इज इक्वल टू -2√3। B2 की वैल्यू हमने निकाल ली -2√3। अब हमने माना नेक्स्ट स्टेप Psi2 नॉर्मलाइज है। Psi2 को नॉर्मलाइज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Psi2 स्क्वायर डीटो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू +∞ इज इक्वल टू 1, यानी Psi2 के कोफिशिएंट का स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो A2 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस B2 की वैल्यू -1/2√3 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस D2 हमने माना 0 है ना, D2 0 आया क्योंकि XY प्लेन में ही है, तो D2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिक्स। 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2√3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 √3 इंटू 3 तो 12, तो 1/12 प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल्शियम ले लिया 3 + 1 4/12 1/3 प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/3 दैट इज 2/3। C2 इज इक्वल टू √2/3। C2 को हमने यहाँ से सॉल्व करा और उसकी वैल्यू आ गई √2/3। अब आप देखिए Psi2 कंप्लीट हो गई। आपके पास A2 की वैल्यू है, B2 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू आपने निकाल ली और D2 0। बिल्कुल ठीक। अब हम आगे चलेंगे Psi3 के लिए। तो हमने माना कि Psi1 और Psi3 परस्पर लंबकोणीय हैं। Psi1 एंड Psi3 आर ऑर्थोगोनल। तो फिर ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा देंगे। क्या, Psi1 Psi3 डीटो इंटीग्रेशन -∞ से +∞ तक इज इक्वल टू 0। 1 और 3 के कोफिशिएंट लेने हैं, तो A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 प्लस D1 D3 इज इक्वल टू 0। अब A1 इज इक्वल टू 1/2, A2 भी 1/2, ठीक है, प्लस B1 इज √3/2, B1 की जगह लिख दिया B3। C1 0 है तो C1 C3 0 हो गया, और D1 0 है इसलिए B1 और D3 भी 0 हो गया। दिस होल इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। 1/4 प्लस √3/2 B3 इज इक्वल टू 0। √3/2 B3 इज इक्वल टू -1/4 और B3 इज इक्वल टू -1/4 इंटू 2/√3, यानी वही वैल्यू आ गई -1/2√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज़ -1/2√3। B3 का मान कितना आ गया, -1/2√3। अब हमने माना कि Psi2 और Psi3 भी आपस में लंबकोणीय हैं। Psi2 एंड Psi3 आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल। तो फिर यही कंडीशन लगाएंगे। अब 2 और 3 है, पहले क्या था 1 और 3, तो 1 और 3 के कोफिशिएंट। अब 2 और 3 है तो 2 और 3 के कोफिशिएंट ले लीजिए। A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 प्लस D2 D3 इज इक्वल टू 0। A1 A3 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4 प्लस आप देखिए B2 और B3 की वैल्यू सेम आई है,
कितनी, -1/2√3। B3 की वैल्यू भी यही आई है और आप देखेंगे पीछे B2 भी यही है। ठीक है, तो ये हो गया B2 B3 की वैल्यू। C2 की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, √2/3। देखिए √2/3, तो √2/√3 है ना, इंटू C3, D1 D2 D3, D2 ज़ीरो है इसलिए D2 D3 भी ज़ीरो हो जाएंगे। D2 की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि Psi2 जो है वो XY तल में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 + 1/12 + √2/√3 C3 = 0। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1/4 और 1/12 को, तो 1/3 + √2/√3 C3 = 0। √2/√3 C3 = -1/3 और C3 = -1/3 इंटू राइट हैंड साइड में जाएगा तो √3 ऊपर हो जाएगा अपॉन √2, कैंसिल हो जाएगा √3 से 3, √3 आ जाएगा नीचे, तो √3 इंटू √2 √6, इट इज़ इक्वल टू -1/√6। तो यहाँ से हमको C3 की वैल्यू मिली -1/√6। इसी तरीके से अब हमने कहा कि Psi3 नॉर्मलाइज्ड है, Psi3 प्रसामान्यीकृत है, Psi3 इज नॉर्मलाइज्ड। तो वही Psi3 का स्क्वायर d tau = 1। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से +∞ तक, यानी Psi3 के कोफिशिएंट का स्क्वायर A3 स्क्वायर + B3 स्क्वायर + C3 स्क्वायर + D3 स्क्वायर = 1। A3 1/2 स्क्वायर 1/4, B3 की वैल्यू आप रखेंगे -1/2√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/12। C3 की वैल्यू आप रखेंगे -1/√6, स्क्वायर करेंगे तो +1/6 प्लस D3 स्क्वायर = 1। सॉल्व कर लीजिए, D3 स्क्वायर = 1 - 1/2 यानी 1/2 और D3 = 1/√2। यहाँ से हमने D3 की वैल्यू निकाली। अब आपके पास D3 की वैल्यू हो गई, C3 की वैल्यू है, B3 की वैल्यू है और A3 की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप Psi3 को लिख सकते हैं। अब हम आते हैं Psi4 के लिए। तो Psi4 के लिए हमने माना कि Psi1 और Psi4 परस्पर लंबकोणीय हैं। Psi1 एंड Psi4 आर ऑर्थोगोनल। तो फिर क्या जानते हैं आप, अब तक तो आप समझ ही चुके हैं, 1 और 4 के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई और उनका सम = 0। A1 A4 + B1 B4 + C1 C4 + D1 D4 = 0। तो A1 A4 क्या हुआ, 1/2 इंटू 1/2 1/4। B1 आया था आपका, अपन फिर से देख लेते हैं B1 कितना आया था। B1 की वैल्यू आई थी √3/2, तो B1 की जगह मैंने लिखा √3/2। B4 C1 0 है तो C1 C4 0 हो गया और D1 0 है तो D1 D4 भी 0 हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया, इट इज़ इक्वल टू 0। √3/2 B4 = -1/4 और B4 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से -1/2√3 -1/2√3। अब B4 की वैल्यू आ गई, A4 आप जानते ही हैं, है ना। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं Psi2 और Psi4 भी एक दूसरे के लंबकोणीय हैं।
ऑर्थोगोनल है, तो इनके कोफिशिएंट का सम भी 0 होगा। A1A4 प्लस B2B4 प्लस C2C4 प्लस D2D4 इज इक्वल टू 0। A1A2 1/4, B1B2 1/12 और C2 √2/√3, C4 निकालना है, प्लस D2 0 है, इसलिए D2 D4 भी 0 होंगे। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो C4 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/√6। द वैल्यू ऑफ C4 इज ऑल्सो इक्वल टू -1/√6। अब आपके पास C4 है, B4 है, A4 है, अब क्या रह गया D4। तो अब हम निकालेंगे D4। कैसे निकालेंगे? Ψ3 और Ψ4 एक दूसरे के लंबकोणीय हैं। Ψ3 एंड Ψ4 आर ऑर्थोगोनल। तो ठीक है, A1 3 और 4 के कोफिशिएंट A1A4 प्लस B1B4, Ψ3 एंड Ψ4 परस्पर लंबकोणीय हैं, तो 3 और 4 के कोफिशिएंट A3A4 प्लस B3B4 प्लस C3C4 प्लस D3D4 बराबर 0। A3A4 1/2 इंटू 1/2 1/4, B3B4 -1/2√3 इंटू -1/2√3 इज इक्वल टू 1/12। C3C4 -1/√6 इंटू -1/√6 प्लस 1/6 इज इक्वल प्लस 1/√2 D3 की वैल्यू इंटू D4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस D4/√2 इज इक्वल टू 0। D4 इज इक्वल टू -1/2 इंटू √2 यानी -1/√2। D4 की वैल्यू में फाइनली मिल गई कितनी? -1/√2। तो इस तरीके से हमने सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली। अब हम तरंग फलन की इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं? वेव फंक्शन की इक्वेशंस के लिए Ψ1 इज इक्वल टू A1 की जगह हमने लिखा A1 की वैल्यू, आप चेक कर सकते हैं 1/2 φs प्लस B1 इज √3/2 φpx। इसी तरीके से हमने Ψ2 को लिखा 1/2 φs माइनस 1/2√3 φpx। B2 की वैल्यू है -1/2√3 प्लस C2 की वैल्यू है √2/3 φpy और D2 आप जानते हैं 0, तो वो टर्म नहीं आएगा। इसी तरीके से Ψ3 के लिए हमने लिखा 1/2 φs माइनस B3 की वैल्यू भी यही है -1/2√3 φpx। C3 की वैल्यू है -1/√6, तो ये हो गया -1/√6 φpy प्लस D3 की वैल्यू है 1/√2 φpz। इसी तरीके से हमने Ψ4 को लिखा A4 1/2 φs B4 की वैल्यू है -1/2√3 φpx माइनस C1 की वैल्यू है -1/√6, तो ये हो गया -1/√6 φpy और D4 की वैल्यू है -1/√2, तो ये हो गया -1/√2 φpz। इस तरीके से हमारे पास चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शंस आ गए। Ψ1 इज इक्वल टू
हाफ फाइव एस प्लस √3/2 फाइव पी एक्स। Psi2 बराबर हाफ फाइव एस माइनस 1/2√3 फाइव पी एक्स प्लस √2/3 फाइव पी वाई। Psi3 हो गई हाफ फाइव एस माइनस 1/2√3 फाइव पी एक्स माइनस 1/√6 फाइव पी वाई प्लस 1/√2 फाइव पी जेड। और Psi4 हो गई हाफ फाइव एस माइनस 1/2√3 फाइव पी एक्स माइनस 1/√6 फाइव पी वाई माइनस 1/√2 फाइव पी जेड। अब इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। उसी तरीके से है, पहला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसकी तरंग फलन को बनाने में केवल एस और पी एक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, योगदान होगा। एस का योगदान कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 योगदान होगा एस का। और पी एक्स का योगदान कितना होगा? √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4। Psi2 जो बनेगी सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिट, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें उसी तरीके से 1/2 का स्क्वायर वो बनेगा एस, पी एक्स और पी वाई से। एस का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। पी एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2√3 का स्क्वायर यानी 1/6 लेकिन ओवरलैपिंग नेगेटिव लोब से होगी। इसी तरीके से पी वाई का कंट्रीब्यूशन कितना? √2/3 का स्क्वायर यानी 2/3। तो सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का योगदान 1/4, पी एक्स का योगदान 1/6 और पी वाई का योगदान 2/3 होगा। इसी तरीके से Psi3 तीसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए एस का भी योगदान होगा, पी एक्स का भी होगा, पी वाई का भी होगा और पी जेड का भी होगा। एस का कितना? 1/4। पी एक्स का कितना? 1/6। पी वाई का कितना? पी एक्स का होगा 1/12 और पी वाई का होगा 1/6 और पी जेड का होगा 1/2। तो Psi3 को बनाने के लिए एस 1/4 योग कंट्रीब्यूट करेगा, पी एक्स 1/12 कंट्रीब्यूट करेगा, पी वाई 1/6 कंट्रीब्यूट करेगा और पी जेड जो है वो 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा। पी एक्स और पी वाई का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव लोब से होगा और पी जेड का पॉजिटिव लोब से। इसी तरीके से Psi4 के लिए एस का कंट्रीब्यूशन 1/4, पी एक्स का कंट्रीब्यूशन 1/12 और पी वाई का कंट्रीब्यूशन 1/6 और पी जेड का कंट्रीब्यूशन 1/2। तीनों एक्स, वाई और जेड तीनों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव लोब से होगा। तो इस तरीके से ये चारों वेव फंक्शंस या तरंग फलन समझी जा सकती हैं। एक तरीके से हम और समझ सकते हैं कि एस जो है वो चारों को बनाने में इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एक्स जो है वो भी चारों को, पी एक्स भी चारों को बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन 3/4 केवल Psi1 को बनाने में है और बचा हुआ 1/4 में ये तीनों को कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना 1/12, 1/12, 1/12। ओवरलैपिंग
साई 1 के लिए पॉजिटिव लोब से है और बाकी तीनों के लिए नेगेटिव लोब से है। इसी तरीके से पी वाई जो है वो साई 1 को बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करता, केवल साई 2, साई 3 और साई 4 को बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। साई 2 को बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन है 2/3, 3 में से 2, और शेष 1/6 और 1/6 कंट्रीब्यूशन इसका साई 3 और साई 4 के लिए है। साई 2 में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव लोब से, और साई 3 और साई 4 में नेगेटिव लोब से कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से अगर हम पीजेड की बात करें तो ये साई 1 और साई 2 को बनाने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये केवल साई 3 और साई 4 को बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। कितना इक्वली कंट्रीब्यूट करता है? 1/2 1/2। साई 3 में पॉजिटिव लोब से कंट्रीब्यूशन है और साई 4 में इसका योगदान नेगेटिव लोब से है। तो इस तरीके से हमने चारों तरंग फलनों को, चारों वेव फंक्शंस, चारों ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शंस को समझा। अब हम बात करते हैं एंगल की। ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इन चारों ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल या कोण कितना होगा? ठीक है, हमने माना, क्या माना था हमने कि साई 1 जो है वो एक्स एक्सिस पर है, या तल लिख गया है, अक्ष, एक्स अक्ष या एक्सिस पर है, और साई 2 एक्स वाई प्लेन में। अब हम जानते हैं एक्स वाई प्लेन में थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90, और साइन 90 इज इक्वल टू कितना? 1। अब उसी तरीके से हम स्फेरिकल हार्मोनिक से, गोलीय प्रसंवादी से हम जानते हैं कि फाई एस की वैल्यू कितनी आती है? 1/4 का अंडर रूट। फाई पी एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 3/4 का अंडर रूट साइन थीटा कॉस फाई। तो साइन 91 हो गया, तो केवल क्या रह गया? 3/4 अंडर रूट कॉस फाई। इसी तरीके से हम जानते हैं फाई पी जेड की वैल्यू कितनी आती है? 3/4 का अंडर रूट साइन थीटा साइन फाई, फिर साइन थीटा 1 हो गया, तो साइन फाई। ये कैसे आया जानते हैं आप अच्छी तरीके से स्फेरिकल हार्मोनिक से। अब साई 2 की इक्वेशन में ये वैल्यू रख दें, A2 1/2, फाई एस 1/4 अंडर रूट माइनस A2 की जगह माइनस 1/2√3 फाई पी एक्स 3/4 अंडर रूट कॉस फाई प्लस C2 की जगह अंडर रूट 2/√3 फाई पी वाई की जगह, फाई पी वाई की जगह 3/4 का अंडर रूट साइन फाई। अब इसको अधिकतम वैल्यू करने के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, हम क्या करेंगे? इसको हम फाई के सापेक्ष, फाई मीन्स एंगल के सापेक्ष अवकलित करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एंगल फाई, और इस वैल्यू को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो क्या हुआ? डी साई अपॉन डी फाई इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन अवकलन 0 होता है। अब सेकेंड टर्म माइनस कॉस फाई का होगा साइन फाई, तो आगे प्लस आ गया 1/2√3, 3/4 अंडर रूट कांस्टेंट है, और कॉस फाई की जगह पर आ गया साइन फाई
ओके, है ना। ये cos फाई का डिफ्रेंशिएशन या अवकलन होता है माइनस साइन फाई, तो माइनस माइनस आगे का टर्म आपका प्लस हो गया। ये सब वैसे के वैसे आ गए 1/2√3 इंटू 3/4 पाई अंडर रूट, और cos फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई, प्लस थर्ड टर्म की बात करते हैं। साइन फाई का अवकलन या डिफ्रेंशिएशन होता है cos फाई, तो ये सब कांस्टेंट आ गया √2/√3 और 3/4 पाई का अंडर रूट, और यहाँ आ गया cos फाई। इसको हम किसके बराबर रखेंगे मैक्सिमम के लिए, 0 के। अब ये 0 के बराबर हो गया, तो दो टर्म का सम 0 के बराबर हो गया, यानी यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 1/4√पाई साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2√पाई cos फाई के बराबर आ गया। कैसे आ गया, बहुत सिंपल है, थोड़ी सी सिंपल मैथमेटिक्स है। जो दोनों साइड से कॉमन है उसको हमने हटा दिया। देखिए 1 इसका 3/4 पाई का अंडर रूट जब हम करेंगे तो ये होगा √3 ऊपर और नीचे 2 पाई, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4, और इधर से आ गया √पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और ये होगा 2√पाई, तो √2 है तो ये नीचे √2 आ जाएगा और √पाई cos फाई। सिंपल है, आप सॉल्व करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या किया, cos फाई को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो साइन फाई अपॉन cos फाई 1/4√पाई राइट हैंड साइड में चला गया, ये ऊपर हो गया √4 पाई, √पाई से √पाई कैंसिल हो गया, माइनस ही है, √2 से जब हम 4 को काटेंगे तो ये बचेगा 2√2, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, तो 2 × √2 एक √2 कट जाएगा, तो -2√2। tan फाई की वैल्यू आ गई -2√2, तो फाई क्या हो गया, tan इनवर्स -2√2, और इसकी वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होगा। द एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 109 डिग्री 28 मिनट। हम जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल हमने बहुत पढ़ा है, मीथेन के बीच में एंगल कितना होता है आप जानते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, और ये एंगल क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, और यहाँ हमारा हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म होता है। हमने तीनों प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया। क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज़ यूज्ड टू स्टडी द hybridization. That's all for today. Thank you.